आपके अपने चैनल TCR पर। बहुत दिनों बाद हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं नए वीडियो के साथ। हम लोग जो है सिंध नदी तंत्र चला रहे थे, इसमें जो है नदियों का भाग चल रहा था, तो सिंध नदी तंत्र हो चुका था। तो नदियों की जब चर्चा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नदियां कहाँ कहाँ से निकलती, किस किस तरह की होती है। तो जो नदियां हैं, ध्यान से समझ ले इसको। तो नदियां हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया और आगे क्या क्या नदियों में पढ़ाएंगे, इस सबका जो है आपको पता होना चाहिए। तो नदियों में जो है हम लोग सिंध नदी तंत्र पढ़ा चुके हैं, नदी तंत्र। इसके बाद जो है गंगा नदी तंत्र चलेगी, जो कि अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला गंगा नदी तंत्र। उसके बाद हम लोग जो है उत्तर की बात करें ना, उत्तर, ये उत्तर में है, फिर पूरब की बात करेंगे। पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और फिर नदियों में ये सब हमारी बात हो गई उत्तर भारत और पूरब की। इतनी नदियां तंत्र जो है उत्तर भारत और पूरब में हो जाएंगी। फिर साउथ की बात कर लेते हैं। दक्षिण में जाने से पहले हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी दो भागों में बढ़ती नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, इनको अलग से बता देते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है वो भी दो भागों में बढ़ जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां, जो प्रायद्वीपीय भारत है, द्वीपीय जो भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें भी जो नदियां हैं उनका भी क्या चीज है ये भी समझ लेते हैं। इसमें भी जो है नदियां एक अरब सागर में गिरती है, एक पूरा जो है जो युग्म है अरब सागर में गिरेगा, और एक जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता जाके है। तो हम ये बात समझ ले कुछ चीजें, तो हमें स्पष्ट हो जाएगी। तो जो नदियां निकलती हैं, तो सिंध नदी तंत्र हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। हमने बताया था सिंध नदी में 6 नदियां आती है। इसमें सिंध नदी होती है, उसके साथ 5 नद होते हैं। तो ये सिंध नदी हो गई। उसके बाद गंगा नदी तंत्र हो गया, उसके बाद प्रायद्वीपीय, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें से ज्यादा नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, और सिंध नदी तंत्र की ज्यादा नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर वाली नदियां वो भी अरब सागर में गिरेंगी। गंगा नदी तंत्र की नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो ये ध्यान रखना। तो अब हमें समझ में आ गया कि क्या पढ़ना आगे। तो आगे हम लोग समझेंगे और देखेंगे क्या पढ़ना है। तो नदियों में अगला टॉपिक अपना चलेगा गंगा नदी तंत्र। सब लोग समझ लें, गंगा नदी तंत्र। तो हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, जिसमें तुमने आप सबने बहुत से नाम पढ़े होंगे, सुने होंगे। सुरसरी, भागीरथी, देव नदी इसकी पर्यायवाची है। साथ में देख लेते हैं, सुरसरी, भागीरथी, देव नदी, ये इस सबके गंगा के नाम है अलग अलग, क्योंकि सबसे पवित्र नदियों में इसका आता है। तो सबसे पवित्र नदी गंगा होती है। सबसे पवित्र नदी गंगा है। हमारे वेदों में, हमारे जो है ग्रंथों में इसको पवित्र कहा गया है। ठीक है। तो गंगा जो नदी है वो बनती कैसे, ये समझ लेते, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों को मिला के गंगा नदी का निर्माण होता है। ध्यान रखना, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, गंगा है। इसकी जो लंबाई है वो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और याद रखिए कहां से निकलती है गंगा, सबको पता होना चाहिए कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, गोमुख, गोमुख से निकलती है। ठीक, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद के पास जो है गोमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद के पास गोमुख से निकलती है, और कहां गिर जाती जाके है, भारत के रास्ते बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थान क्या है, गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है कहां पे, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा।
पंचनद के ज्यादातर सभी हिमनद जो है जो हम कह रहे हैं यहाँ इसमें गंगा नदी तंत्र के ज्यादातर जो है सब जो है उत्तराखंड से ही निकलती है ज्यादातर नदियां जो है। तो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलकर ये बंगाल खाड़ी में पश्चिम बांग्लादेश में गिर जाती जाके। तो ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग। वहीं पे ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है और तमिल धारा जब इन लोगों की मिलती है तो ये क्या कहलाती जाके है, ये कहलाएगी जाके मेघना कहलाती। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। सम्मिलित धारा इनकी मेघना कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जाके वहां मिलती है और सम्मिलित धारा इनकी मेघना कहलाती है। सबने आप सब इसे नोट कर लीजिएगा। और देखिए भारत की सबसे लंबी नदी के साथ साथ ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। बड़ी नदी का मतलब होता है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल यही कवर करती है। सबसे बड़ी नदी भी यही है। सबसे बड़ी नदी जो भारत की है वो भी गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी ही है, सॉरी तंत्र नहीं, नदी ही है। सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी, नदी मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कितना क्षेत्रफल ये कवर करती है, लगभग 3.5 लाख क्षेत्रफल कवर करती है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये कवर करती है, वर्ग किमी का क्षेत्रफल ये कवर करती है। तो याद हो गया आपको, समझ में आ गई। गंगा नदी जो है सबसे पवित्र नदी है, सुरसरी भागीरथी देव नदी इसका नाम है। गंगा बनती कैसे? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर उत्तराखंड में ही ये बन जाती है गंगा। और भारत में उत्तर प्रदेश में आके फिर उत्तर प्रदेश से ये जाके पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से जाके ये जो है बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाके क्या बन जाती है? ये मेघना बन जाती जाके। जब मेघना बन जाती जाके है, जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जब पश्चिम बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है तब सम्मिलित धारा मेघना बनती है। ये ध्यान रखिएगा, वरना तो ये पद्मा बनती है। तो आगे बताएंगे इसके बारे में, पहले इतना समझ लेते हैं। सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है, सबसे लंबी नदी है। और पूछ दिया जाए भारत में सबसे लंबी नदियों में दूसरा स्थान किसका है? नंबर 1 पर तो गंगा हो गई, सबको पता है, नंबर 1 पर गंगा हो गई। और नंबर 2 पे कौन होता? तो गोदावरी, याद रखिएगा गोदावरी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मगंगा। क्या कहते हैं इसे? ब्रह्मगंगा कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है गोदावरी, इसको ब्रह्मगंगा कहते हैं। लंबाई के हिसाब से ये दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की है। ठीक है, समझ में आ गया हो इसके हिसाब से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि गंगा जो नदी है ये गंगा कैसे बनती है और पंच प्रयाग क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करें। हम लोग बात कर रहे हैं पंच प्रयाग की। गंगा नदी के बारे में सामान्य जानकारी सब ले ली हमने। और पंच प्रयाग की बात करें, पंच प्रयाग यूपी पीसीएस, यूपी TSSC, पेट टेट सब में अच्छे से पूछा जाता है। तो उसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम आपको यही प्रयास करेंगे, यही याद करा दे इसके बारे में। तो सबसे पहले जो प्रयाग बनता है, प्रयाग क्या होता है? संगम, जहां पे दो नदियां के मिलती हैं तो वहां पे प्रयाग बनते हैं, जो इनका बहुत ज्यादा महत्व है धार्मिक स्तर से और बांधों के स्तर से भी इसका बहुत महत्व है इसका। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहला प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग बनता है, जो कि कहाँ बनता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये सब चमोली, ज्यादातर चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ही बनते हैं। ये याद रखिएगा ये चीज, ये सब उत्तराखंड यानी यूके में ही बन रहा है। यूके से आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाइएगा, फिर इंग्लैंड का दौरा कर लेंगे, ऐसे नहीं, यहीं पे रहेंगे हम लोग सब लोग। तो सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, विष्णु जी वाला। याद रखिएगा, विष्णु जी सबसे ऊंचाई पर है, सबको याद रहेगा। विष्णु प्रयाग सबसे ऊंचाई पर है। उसके बाद उसमें विष्णु प्रयाग में नदियां कौन सी मिलेगी आके? तो अलकनंदा आके मिलेगी और साथ में धौली गंगा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, सभी प्रयागों में अलकनंदा आप देख सकते हैं कॉमन है, अलकनंदा सब में कॉमन है। तो अलकनंदा से याद रखिएगा, सब में रहेगी, बाद में अलग से एक नदी जोड़ लेंगे सब लोग अलग अलग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा मिलती है। आगे आते हैं नंद प्रयाग, नंदी जी बैठे हैं। और विष्णु प्रयाग के नीचे कौन आ गए? नंदी जी बैठे हैं। ध्यान इसे याद करेंगे हम लोग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन बैठे? नंदी जी बैठे हैं। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में कौन आ रही है? अलकनंदा कॉमन है, साथ में नंदाकिनी। नंदी जी की कौन है? नंदाकिनी भी आ गई साथ में। नंदी जी के साथ कौन आ गई? नंदाकिनी आ गई। तो याद रहेगा, नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी। उसके नीचे आएंगे कर्ण प्रयाग। कर्ण धनुष लेकर खड़े हैं तुरंत कि मार देंगे हम अगर कोई आ गया। तो थर्ड नंबर पे कौन है? किसी नंबर पे कर्ण प्रयाग है। कर्ण प्रयाग में कौन पड़ता है? अलकनंदा आती है, साथ में पिंडार गंगा आती है। कौन आती है? पिंडार। तो याद कैसे करेंगे? कर्ण किसको मारने जा रहा? पिंडारियों को मारने जा रहा, बाहुबली की तरह। कर्ण यहाँ बाहुबली हमारे होगा, पिंडारियों को मारेंगे जाके। तो याद आएगा सबको। तो कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा कॉमन है, पिंडार गंगा याद कर लो। पिंडार गंगा याद कर ली, अलकनंदा कॉमन है सभी में। उसके बाद भगवान शंकर जी का रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आएगी? मंदाकिनी साथ में मिलेगी, किसके? अलकनंदा के। और मंदाकिनी नदी याद करिएगा, केदारनाथ वाली जो भयावह स्थिति हुई थी
वो मंदाकिनी नदी के कारण हुई थी। तो मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ स्थित है, ध्यान रहेगा हम लोगों को। तो केदारनाथ है किसका? महादेव का। महादेव को कहते हैं क्या? रुद्र। तो याद रखिएगा रुद्रप्रयाग किसके बीच है? मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में रुद्रप्रयाग पड़ता है, याद हो गया सबको। उसके बाद देवप्रयाग, सबसे अंत में आता है देवता देवप्रयाग, इन लास्ट में खड़े हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन मिलती है? आके अलकनंदा मिलती है और भागीरथी मिलती है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो यही दोनों मिलके जब आगे जाती है तो क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं और सबसे पवित्र नदी कहलाती। क्यों? क्योंकि इसी में इन सभी नदियों का निचोड़ है, ये सभी नदियां इसी मिल जाती। खुद आप देखिए, अलकनंदा धौली गंगा मिलकर आगे बढ़ी, अलकनंदा में मिल गई, फिर इसमें नंदाकिनी मिल गई, आके फिर पिंडार गंगा मिल गई, फिर मंदाकिनी मिल गई, तो इतनी नदियां मिल गई। उसके बाद इसमें भागीरथी खुद मिल गई आके, तो सब मिलकर क्या बन गई? गंगा बन गई और गंगा सबसे पवित्र नदी बन गई। ठीक है, समझा गया पूरी तरह से बात आप सबको? तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। और सबसे नीचे यानी सबसे इसकी ऊंचाई सबसे कम है वो कौन सा है? सबसे नीचे कौन सा प्रयाग स्थित है? तो याद कर लेंगे देव प्रयाग। सबसे नीचे प्रयाग है देव प्रयाग है, इसकी कम ऊंचाई है। सबसे ऊंचाई पर विष्णु प्रयाग है, तो याद रहेगा। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडार गंगा मिलती है, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है। उसके बाद आता है देव प्रयाग, उसमें अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलती है। स्पष्ट हो गया बात? अब इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं ताकि हम ये समझ लें कि कौन से ग्लेशियर से क्या चीज निकलती है, तो आपको समझने में और आसानी होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक है? आगे चलते हैं, हम लोग इसको देख लें। तो हम लोग प्रयाग को समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा। तो कैसे प्रयाग कहां से आता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे मेन प्रयाग में नदी कौन सी थी? हमने भी चर्चा की थी, अलकनंदा। तो इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। तो इसका जो ग्लेशियर है वो याद कर ले, संतोपथ ग्लेशियर। कौन सा है? संतोपथ। संतोपथ हिमनद से ये निकलती है, हिमनद जो कि अलकापुरी में है, अलकापुरी, अलका याद कर ले। संतोपथ हिमनद से निकलती कौन सी नदी? सबको याद होना चाहिए, अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा नदी, ठीक है। उसके बाद इस अलकनंदा नदी में जो सबसे पहला प्रयाग बनाएगी उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रयाग कौन सी बनाती है? धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। तो धौली गंगा इसमें सबसे पहला प्रयाग बनाती है। अभी ये सब लोग पढ़ के आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कौन से हिमनद से निकलती है? माला हिमनद से। माला हिमनद से निकलती है, माला हिमनद से ये निकलती है। इसके बाद धौली गंगा के बाद जो प्रयाग बनाती है उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। हम लोग लिख लेते हैं आराम से, सबको याद हो गया मुझे लगता है, विष्णु प्रयाग। इसके बाद इस अलकनंदा में आगे चल के एक नदी मिलती है आके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नंद। नंद प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग बनाती है। और नदी कौन सी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी है। तो धौली गंगा के बाद इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है और इसके हिमनद का नाम है त्रिशूल। याद रखिएगा, त्रिशूल हिमनद। त्रिशूल हिमनद याद रहेगा। त्रिशूल हिमनद का है क्योंकि भाई नंदी महाराज है, नंदी महाराज पास शंकर जी त्रिशूल भी गाड़ के चले गए। तो याद रखिएगा, नंदाकिनी नदी पास कौन सी है? त्रिशूल हिमनद से नंदाकिनी नदी निकलती है। और प्रयाग का निर्माण कौन सा करती है? नंद प्रयाग। उसके बाद नदी जो आती है सबको पता है, कौन सी आती है? पिंडार। कौन सी? पिंडार गंगा। पिंडार गंगा। और पिंडार गंगा कहां से निकलती है? ग्लेशियर इसका क्या है? आप सबको पता होना चाहिए, इसके ग्लेशियर का नाम है पिंडार ग्लेशियर। पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। और ये कौन सा प्रयाग बनाती है? कर्ण प्रयाग बनाती है। कर्ण प्रयाग बनाती है। इसके बाद ये तीनों हो गए। इसके बाद मंदाकिनी आके मिलती आके है अलकनंदा में, तो वो यहां से निकलती है मंदाकिनी। आप सही समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो मंदाकिनी ग्लेशियर से निकली और आके यहाँ पे प्रयाग का निर्माण कर दिया। इस प्रयाग का नाम कह दिया मैंने, नदी लिख देते पहले हम लोग, मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आ गई और अलकनंदा मिलकर, मैंने बताया मंदाकिनी नदी कौन सी है? केदारनाथ वाली। तो याद रखिएगा रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग, भगवान शंकर वाला रुद्र प्रयाग, याद रहेगा। और इसका जो ग्लेशियर उसका नाम याद रखिए, चोरावाली ग्लेशियर। कौन सा है? चोरावाली ग्लेशियर या हिमनद।
चोरावारी हिमनद से निकलती है। चोरावारी हिमनद से, सही तरीके से समझ में आया आप लोगों को। चोरावारी हिमनद से निकलती है। चोरावारी हिमनद जो है जहां से नदी अलकनंदा निकलती है, इसके ही पड़ोस में यहाँ पे क्या है स्थित, केदारनाथ। केदारनाथ है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे हिसाब सबको। इसके बाद गोमुख से, गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री। तो नाम सबको याद हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सबको पता चल गया है। और इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी। क्या नदी है, भागीरथी। इसको भागीरथी कहते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के पास से निकलती है, गोमुख के पास से निकलती है। और यहीं पे भागीरथी नदी में ही एक यहां से छोटी नदी आके मिलती है, जिसको हम लोग भील गंगा कहते हैं। और भील गंगा ही यहां पर एक बांध बनाती है, जिस बांध को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम है, टिहरी बांध। जो सबको पता है सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध, क्योंकि भागीरथी नदी पर बना बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। अब इसने जो प्रयाग बनाया, गंगा मतलब भागीरथी आगे प्रयाग बनाती है, उसका नाम क्या, अभी आपको चर्चा कर चुके हैं, देव प्रयाग। क्या नाम है, देव प्रयाग। सबको याद हो गया, वो देव प्रयाग बनाती है। अब मैंने बताया चोरावारी हिमनद से मंदाकिनी निकलती है, और जब मंदाकिनी निकलती है तो मंदाकिनी केदारनाथ के पास से निकलती है। अलकनंदा के पास में कौन सा है, याद कर लो, बद्रीनाथ। कौन सा है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। माना हिमनद पास कौन सा है, हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब माना हिमनद के पास है। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझा रहे, फिर समझ लेते हैं। अलकनंदा नदी निकलती है संतोपद हिमनद से, धौली गंगा निकलती माना हिमनद से, नंदाकिनी निकलती त्रिशूल हिमनद से, पिंडार गंगा निकलती पिंडार ग्लेशियर से, मंदाकिनी नदी निकलती है चोरावारी हिमनद से, और भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसी पर भील गंगा के साथ ये बांध बनाती है, जो कि टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ऊंचा बांध। देखो आप लोग लिखावट में बचाइएगा। समझ लीजिएगा, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। बात समझ सबको आ गई होगी मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये आपको सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले या इसको बना ले, जैसा ठीक लगे। बनाने के बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसकी, कि गंगा नदी, भाई अभी तो अब यहाँ से गंगा देव प्रयाग में गंगा बन गई है, अब यहाँ से जो जाएगी नदी वो अगली क्या होगी, गंगा नदी होगी। यहाँ से जो निकलेगी वो गंगा नदी निकलेगी, जो आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसको बना ले, फिर इसको मिटा दें। तो अब हम लोग समझ गए, पंच प्रयाग को अच्छे से समझ लिया, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी, और आप लोग भी इसमें अच्छे मन से पढ़े। तो गंगा नदी, उसके बाद आगे क्या होती है, गंगा नदी बन जाती है। तो गंगा नदी सबसे पहले मैदान में कहां प्रवेश करती है, याद करिए, मैदान में कहां प्रवेश करती है, तो मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार में। हरिद्वार में सबसे पहले ये मैदान प्रवेश करती है, अब वहां से मैदानी इलाकों में आ जाती है, प्रवेश करती है। अब गंगा नदी की बात करते हैं, क्योंकि गंगा नदी जब नाम आता है तो यूपी नाम बहुत जल्दी आता है। तो यूपी की चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा कर ले, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये चर्चा कर ले, कितने राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो सबसे पहले गंगा नदी निकलती कहां से, आप सबको पता है, उत्तराखंड से निकलती है, तो यूके। फिर ध्यान रखना, यूके मतलब उत्तराखंड, इंग्लैंड मत चले जाना कि घुमा जाके इंग्लैंड में, लंदन में, ऐसा नहीं। यूके में निकलती है, उसके बाद आती है कहां पे है, यूपी में आती है। यूपी के बाद ये चली जाती है कहां, बिहार में। बिहार के बाद ये कहां चली जाती है, झारखंड में। और झारखंड से होते होते कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो भारत में ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रहेगा सबको, चाहे बीईओ का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल और लंबी दूरी तय करती है वो यूपी में तय करती है। सबसे
ज्यादा क्षेत्रफल यूपी में इसका है। यूपी में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है और प्रवेश कहां करती है यूपी में, ये याद कर लें। यूपी में प्रवेश कहां करती है और निकलती कहां से। तो याद कर लें, यूपी में ये बिजनौर से प्रवेश करती है। अगर यूपी में जाएगी तो कहां से आएगी, बिजनौर के रास्ते यूपी में आ गई और बलिया के द्वारा, बलिया के द्वारा ये चली गई कहां, बिहार में चली गई। बलिया के द्वारा बिहार चली गई और इस हिसाब से यूपी में इसने कुल 28 जो है जिले तय किए, कुल 28 जिले। ये सब जो डेटा है सब इंपॉर्टेंट है, सब समझ लीजिए कि यूपी में कुल 28 इसने जिले तय किए और इस तरह से बिजनौर से बलिया में होके चली गई। बात समझ में तो अच्छे से आ गई सबको। तो अब इस हिसाब से आज का जो पहला पार्ट है गंगा नदी तंत्र का वो समाप्त होता है। क्योंकि देखिए गंगा नदी तंत्र बड़ा हुआ है तो इसको एक साथ नहीं समझ सकते, तो 2 से 3 पार्टों में इसको समझाएंगे। आज जितना पार्ट मैंने बताया इसको अच्छे समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम जरूर आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसको आगे करते रहिए। ठीक है, जब पढ़ते रहेंगे तभी आपको आगे कुछ चीजें समझ में आएंगी और आपका पेपर जरूर निकलेगा अगर आप अच्छे मन से पढ़ते हैं। ठीक है, जय।